तो आज का हमारा जो टॉपिक है भैया हाइगेंस का परावर्तन, यानी हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या हो गई थी। थोड़ा सा टॉपिक है ना, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा, हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन वास्तव में अगर जब आप इसको 2-3 बार पढ़ लोगे ना, यानी कम से कम जब एक बार पढ़ लिया 2 बार रिविजन कर लोगे तो ये टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। मतलब ये टफ टॉपिकों में से बिल्कुल भी नहीं। ये चैप्टर थोड़ा अजीब है, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ये आगे आपको पता चलेगा जब चैप्टर पूरा होगा तो, है ना। तो हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर हमने किसकी व्याख्या की, परावर्तन की व्याख्या कर दी। अब किसकी व्याख्या करेंगे, अपवर्तन की व्याख्या। तो हेडिंग लगा लो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, हेडिंग लगा लो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। बिल्कुल लैंग्वेज भी शॉर्ट एंड स्वीट लिखा है, पिछले बार में देखा था आपने, ज्यादा चोरी नहीं लिखा है, फालतू की बकवास कुछ मतलब नहीं उसमें। तो इसमें लिखो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो देखो भाई, ये कोई आपके 2 माध्यमों की पृथककारी सतह है, अपवर्तक पृष्ठ है कोई, क्या है भाई, अपवर्तक पृष्ठ है। देखो इसको थोड़ा यहां बना देते हैं, अपवर्तक पृष्ठ है, ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है, आपका अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। यहां पर ये कोई समतल तरंगाग्र आया है, देखो इस टाइप से, तो ये प्रकाश की किरण इस पे बनाओ, प्रकाश की किरण हमेशा इसके अभिलंबवत होती है। तो देखो यहाँ पर ये से अभिलंबवत, मतलब ये 90 डिग्री कोण बनानी चाहिए। तो ये हुआ आपका ए, ये हुआ आपका बी। ये कंफ्यूज नहीं करता है, पीछे वाला कंफ्यूज करा था, ये कंफ्यूज नहीं करेगा। अब देखो ए बी है, ये आपका माध्यम फर्स्ट है, ये आपका विरल माध्यम है, और ये आपका सघन माध्यम है भैया, है ना। इसका अपवर्तनांक है μ1 और इसका अपवर्तनांक है μ2। इस माध्यम में प्रकाश की चाल है v1, इस माध्यम में प्रकाश की चाल है v2। अब ये चीज ध्यान रखना, क्या प्रकाश सभी माध्यमों में समान चाल से चलता है क्या? पानी में प्रकाश की चाल कम हो जाती है और कांच में सबसे कम हो जाती है, न्यूनतम होती है। ऐसा कंपटीशन की गाइड में पढ़ा होगा, है ना। प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है। कांच भी कई क्वालिटी के होते हैं, क्वार्ट्ज कांच वगैरह के बारे में ज्यादातर वो चर्चा करता है ना। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, 4 ऑप्शन दिए जाए कि प्रकाश की, यानी प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम किस में होती है, किस माध्यम में, तो कांच में होती है। अब देखो ये वाला विरल माध्यम है, ये वाला कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। अब प्रकाश की किरणें, ये आपका तरंगाग्र ए बी, ये आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। इस माध्यम में वेग v1 है और इस माध्यम में वेग कितना है इसका, v2 है। तो सोचो जब ए सिरा अपवर्तक पृष्ठ पर टकराएगा, अपवर्तक पृष्ठ का मतलब जैसे पानी है, ऊपर से मैंने टॉर्च जलाई और पानी के, यानी कोई बर्तन के अंदर पानी भरा है, उसमें मैं इस टॉर्च को भेज रहा हूं, तो जब वो प्रकाश उस सतह से टकराएगा, है ना, तो उसमें कुछ मान लो ऐसे समतल तरंगाग्र जा रहा है, तो वो समतल तरंगाग्र का ए सिरा जब इस बिंदु से टकराएगा, इस अपवर्तक पृष्ठ से, तो बी सिरा उस समय क्या करेगा, हवा में रहेगा। तो बी सिरा जब यहां तक पहुंचेगा ना, इस बिंदु तक, इसको नाम दे दो ए डैश, तो वो कितनी दूरी तय कर लेगा ये बताओ। ये दूरी तय करेगा v1t, मतलब अब की बार प्रकाश का वेग सेम नहीं है, तो ये वाला सिरा यहां से यहां तक कितनी दूरी चलेगा, v1t, मतलब t समय में दूरी बराबर, या वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बराबर वेग इंटू समय। तो इस माध्यम में वेग कितना, v1, और ये कितना, t। अब सोचो एक चीज, अगर आप एक चीज ध्यान से देखो इसके अंदर, अब जब ये सिरा बी से टकराएगा ना, उस समय ए सिरा इसके आर पार गुजर जाएगा, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश हवा से पानी में जा रहा है, तो प्रकाश तो आर पार गुजरेगा। तो ये वाला ए सिरा कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहां पर अब आपको एक चीज थोड़ी सी इसके चित्र में ऐड करनी, ये थोड़ी सी याद रख लेना, क्या कि प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाता है ना, तो अभिलंब की तरफ हमेशा प्रकाश की किरणें झुक जाती है। विरल से सघन की तरफ जाता है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की तरफ झुक जाती है। मतलब अगर मैं प्रकाश की किरण क्या इधर जानी चाहिए ना, ध्यान से देखो, कॉमन सेंस की बात, चित्र वरना गलत हो जाएगा आपका। क्या प्रकाश की किरण को इधर जाना चाहिए, जबकि इधर नहीं जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है, और जब प्रकाश का वेग कम होता है तो वो हमेशा छोटा पाथ लेता है। ये उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सारा बता दिया था मैंने आपको। तो क्या प्रकाश की किरणें कुछ यहाँ से गुजरेगी, ये वाले, क्या ये वाली चीज समझ आए। अब सोचो एक चीज, ये प्रकाश की किरण भैया यहाँ से गुजरे, तो ये वाले प्रकाश की किरण को क्या इधर जाना चाहिए, जबकि ये भी इधर नहीं जाएगी। ये कहाँ से गुजरेगी, ये ऐसे गुजरेगी। इसको मिटा दो, देखो देखो। अब इसको देखकर सोचो, ये देखो चित्र किस टाइप का हो गया है। ऐसे देखो, ये नीचे की तरफ झुक गई है ऐसे, तो इनको अभिलंब की तरफ झुकाना है, क्योंकि ऊपर विरल लिया, नीचे हमने माध्यम कौन सा लिया, सघन माध्यम लिया। अब एक चीज सोचो यहाँ पर, अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, तो ये प्रकाश किरणें अभिलंब की तरफ झुक गई। अब ये ए सिरा, जब बी सिरा इस बिंदु पे टकराया, तो ए सिरा ने क्या किया, ए सिरा पहले टकराया और बी हवा में था, तो जब बी इसके पास में आएगा तो ए इधर जाएगा। जब ए सिरा इधर जाएगा
और बी जब यहां टकरा जाएगा तो ए सिरा कितनी दूरी तय कर लेगा। हम जानते हैं ये माध्यम अलग है, ये माध्यम अलग है, मतलब इस माध्यम में बी सिरा v1 वेग से चलेगा और इस माध्यम में v2 वेग से चलेगा। पिछली बार तो एक ही माध्यम था, है ना, ऐसे टकरा के आया, ये ऐसे टकरा के वापस ऐसे गया, तो बी सिरा जितने वेग से टकराया उसी वेग से ए सिरा वापस परावर्तित हुआ था। तो दोनों की द्वारा दूरी सीटी थी, यहाँ दूरी सेम नहीं होगी भैया। तो क्या करें, ए को केंद्र मानकर ये कितनी दूरी तय कर लेगा, ये v2 वेग, मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग कितना v2 और दोनों के लिए टाइम सेम है, तो v2t दूरी तय कर लेगा। तो ए को केंद्र मानकर v2t दूरी का चाप काटेंगे। इस पर क्या करेंगे, v2t दूरी का प्रकाश किरण पर चाप काटेंगे इसे, और इस चाप को क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, इसे बिल्कुल सीधा मिलाना एकदम, है ना। देखो ऐसे इस प्रकार मिला दो चाहो तो ऐसे, है ना। तो देखो यहां चाप काट दो, ये मतलब ऐसा लगना चाहिए चाप काटा है यहाँ पर। देखो तो ये वाली दूरी कितनी हुई भैया, ये वाली दूरी हुई आपके v2t, कितनी हुई, v2t हुई। और ये कौन सा तरंगाग्र हुआ, ये तो आपका आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। चित्र बड़ा बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। ये कौन सा हुआ आपकी बार, ये परावर्तित तरंगाग्र नहीं है, अपवर्तित तरंगाग्र है। कौन सा है, अपवर्तित तरंगाग्र है। अब एक चीज इसमें ध्यान से देखो आप, अगर ये कोण आई है ना, तो ये कोण कितना हुआ आपका, ये देखो 90 है, ये तो तरंगाग्र है और ये किरण है, तो 90 माइनस आई, तो ये वाला कोण कितना हुआ आपका, आई हुआ, है ना। अब देखो यहाँ पर ये वाला कोण कितना, देखो चाहो तो यहाँ ले लो कोण, ये क्या चाहिए यहाँ ले लो, एक किरण पे ले लो, चाहो तो इसी बिंदु पे ले सकते हो। देखो कैसे, अगर ये वाला कोण आपका आर है, कितना है भाई, आर है, कितना कोण है, आर, तो ये वाला कोण कितना हुआ सोचो, देखे वहां साफ दिख रहा है, थोड़ा वहां बढ़ा देते, चाहो तो यहाँ बढ़ा लो चाहे वहां बढ़ा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसको थोड़ा विलंब को साफ सुथरा बना देना, चित्र बड़ा बनाओगे साफ दिखेगा। ये कोण आपका आर है भैया, कितना है, आर, ये वाला, तो ये कितना हुआ, देखो देखिए ये वाला कितना हुआ आपका, क्योंकि देखो ये तो तरंगाग्र है और ये प्रकाश की किरण है, तो प्रकाश की किरण तरंगाग्र से 90 डिग्री का एंगल बनाती, तो ये आर है, तो ये कितना हुआ, 90 माइनस आर। अब ये अभिलंब और ये सतह, ये कितना कोण हुआ, देखो 90, तो ये 90 माइनस आर है, तो ये कितना हुआ, आर हुआ आपका। क्या चीज समझ आई ना, तो ये हुआ आपका आर। क्या क्लियर है एकदम। अब देखो यहाँ पर ये आपका चित्र हो गया, तो पहले चित्र बना लो, उसके बाद नीचे थ्योरी लिखते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। चित्र बना लो, पहले वीडियो को पॉज करके चित्र बना लो। अब इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो चित्रानुसार, इसके नीचे लिखो चित्रानुसार एक समतल तरंगाग्र AB, इसके नीचे लिखो चित्रानुसार एक समतल तरंगाग्र AB, एक समतल तरंगाग्र AB किसी अपवर्तक पृष्ठ पर, देखो किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, देखो आपतित हो रहा है, लिखो चित्रानुसार एक समतल तरंगाग्र AB किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, हो रहा है। इसमें लिखो माना, इसके आगे लिखो माना t बराबर 0 पर, लिखो इसमें लिखो माना t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर तरंगाग्र का ए सिरा, लिखो तरंगाग्र का ए सिरा अपवर्तक पृष्ठ पर टकराता है, लिखो तरंगाग्र का ए सिरा अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है, चाहो तो ऐसे भी लिख दो, लिखो t बराबर 0 पर, लिखो तरंगाग्र का ए सिरा अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है, अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है, उस समय बी सिरा हवा में रहता है। इसके आगे लिखो कि उस समय बी सिरा हवा में रहता है, इसके आगे लिखो उस समय बी सिरा हवा में रहता है, लिखो हवा में रहता है, लिखो इसके आगे लिखो हवा में रहता है। इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो इसके पश्चात माना, इसके आगे लिखो इसके पश्चात माना तरंगाग्र का बी सिरा, अब लिखो तरंगाग्र का बी सिरा, लिखो इसके पश्चात, इसके आगे लिखो इसके पश्चात माना तरंगाग्र का बी सिरा, लिखो माना तरंगाग्र का बी सिरा, लिखो तरंगाग्र का बी सिरा t समय पर, लिखो t समय पर अपवर्तक पृष्ठ को, लिखो t समय पर अपवर्तक पृष्ठ को a' पर स्पर्श करता है, लिखो इसके पश्चात माना तरंगाग्र का बी सिरा, लिखो तरंगाग्र का बी सिरा t समय पर अपवर्तक पृष्ठ को a' पर स्पर्श करता है। कहां पर स्पर्श करता है भाई, a' पर स्पर्श करता है, तो बी सिरे द्वारा, लिखो तो बी सिरे द्वारा चली गई दूरी v1t होगी, तो बी सिरे द्वारा चली गई दूरी v1t होगी, तो बी सिरे द्वारा, लिखो तो बी सिरे द्वारा चली गई दूरी v1t
टी होगी। इसके बाद लिखो, इसके आगे लिखो इसी समय, इसके आगे लिखो इसी समय, इसके आगे लिखो इसी समय तरंगागर का ए सिरा, लिखो इसी समय, लिखो इसी समय तरंगागर का ए सिरा अपवर्तित होकर सघन माध्यम में प्रवेश कर जाता है। देखो अपवर्तित होकर सघन माध्यम में प्रवेश कर जाता है, लिखो यानी सघन माध्यम में प्रवेश कर जाता है। इसके आगे लिखो इसी समय तरंगागर का ए सिरा अपवर्तित होकर सघन माध्यम में प्रवेश कर जाता है तथा, इसके आगे लिखो तथा v2t दूरी तय करता है। इसमें लिखो तथा v2t दूरी तय करता है। लिखो इसी समय, लिखो तरंगागर का ए सिरा अपवर्तित होकर सघन माध्यम में प्रवेश कर जाता है, वे v2t दूरी तय करता है। लिखो v2t दूरी तय करता है। इसके आगे लिखो अतः, इसके आगे लिखो अतः ए को केंद्र मानकर, लिखो अतः ए को केंद्र मानकर अपवर्तित किरण पर, ए को केंद्र मानकर अपवर्तित किरण पर v2t दूरी का चाप काटने पर, या इसमें ऐसे लिखो, इसमें लिखो अतः ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर अपवर्तित किरण पर, ए को केंद्र मानकर अपवर्तित किरण पर v2t दूरी का बी डैश पर चाप काटते हैं। इसको बी डैश नाम दे देना। इसमें लिखो बी डैश पर चाप काटते हैं, इसमें लिखो बी डैश पर चाप काटते हैं, लिखो बी डैश पर चाप काटते हैं, बी डैश पर चाप काटते हैं तथा, इसके आगे लिखो तथा ए डैश व बी डैश को मिलाने पर अपवर्तित तरंगागर प्राप्त होता है। कौन सा तरंगागर प्राप्त होता है भैया? अपवर्तित तरंगागर प्राप्त होता है। इसमें लिखो तथा ए डैश व बी डैश को मिलाने पर अपवर्तित तरंगागर ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। अब देखो इसका डेरिवेशन, अब इसके बाद में इसका डेरिवेशन देखो। हाँ तो देखो भैया अब इसका डेरिवेशन देखो, ये इस प्रकार देखो, ये पासवर्ड मिटा रहा हूं मैं, वीडियो को रिवर्स कर लेना आपको देखना हो तो। देखो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले, देखो अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन थीटा लो, साइन आई, तो साइन आई बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। देखो देखिए आई के सामने वाला लंब कौन सा हुआ? बी ए डैश, कौन सा हुआ? बी ए डैश बटा कर्ण क्या हुआ? देखो देखिए अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो कर्ण क्या हुआ? ए ए डैश, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है हमेशा, तो 90 डिग्री तो ये होगा कर्ण ए ए डैश, ए ए डैश। अब देखो बी ए डैश क्या हुआ? साइन आई बराबर ये हुआ आपके v1t बटा ए ए डैश, ये समीकरण नंबर 1 हुआ। अब कौन सा त्रिभुज ले भैया? अब ये नीचे वाला त्रिभुज ले ले, तो नीचे वाला त्रिभुज होगा ए ए डैश बी डैश, नीचे वाला त्रिभुज होगा ए ए डैश बी डैश में, कौन सा? ए ए डैश बी डैश में। साइन आर बराबर क्या होगा? देखो देखो साइन आर बराबर साइन आर, तो साइन आर क्या होगा? देखो आर के सामने वाला कौन सा होगा? ये कौन? आर है, क्या है? आर, तो आर के सामने वाला लंब, तो कौन सा हुआ? v2t, कौन सा हुआ? लंब बटा कर्ण, तो कौन सा हुआ? v2t बटा ये क्या हुआ? ए ए डैश, क्या हुआ? ए ए डैश। अब देखो यहाँ पर दोनों का अनुपात ले लो, यहाँ v2t की जगह चाहो तो पहले ये भी लिख दो, ए बी डैश लिख दो, एक स्टेप बढ़ा दो, v2t बटा ए ए डैश, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब 1 व 2 का क्या ले लो भैया? अनुपात ले लो, तो 1/2 से क्या हो जाएगा? देखो साइन आई बटे साइन आर और बराबर क्या होगा? देखो v1t बटे ए डैश इंटू ए डैश बटा v2t। तो देखो इससे ये कट गया, t से t कट गया, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हुआ? v1 बटा v2। क्या ये वाली चीज तो क्लियर हुई? अब देखो v1 और v2 का क्या करें? इसको हटा के म्यू की फॉर्म में लेकर आए। तो याद करो, अगर ये आपने नहीं देखा है तो पीछे वाले चैप्टर में बढ़ा दिया था मैंने, अपवर्तनांक पढ़ा दिया था आपको, है ना? उस अपवर्तनांक वाले टॉपिक के अंदर देखना। वीडियो को पॉज करके उतार लो पहले, फटाफट देखिए, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, समय खराब मत करना। अब देखो इसके अंदर, और साथ के साथ कॉपी में नोट करना है, वरना कुछ भी मतलब नहीं पढ़ने का, कॉपी में नोट करना है, इसलिए पूरा लिखवा रहे हैं साथ के साथ ही। अब देखो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हुआ? v1 बटा v2। अब यहाँ पर देखो अपवर्तनांक का फॉर्मूला आप कॉपी खोल के वीडियो को रोक के पीछे देख सकते हो, क्या था? c बटा v था भाई, क्या था? c बटा v। तो μ1 क्या होगा? देखो देखिए μ1, इसका अपवर्तनांक μ1 हमने कॉपी के अंदर चित्र देखो, इसका अपवर्तनांक μ1 बताया था मैंने, यहाँ मिटा दिया था। तो μ1 बराबर क्या होगा? c बटा v1 और μ2 बराबर क्या होगा? c बटा
V2। तो V1 की जगह क्या लिखेंगे, V1 बराबर होगा C बटा μ1 और V2 बराबर C बटा μ2। तो ये उठा के यहाँ धर दो, तो साइन I बटे साइन R बराबर क्या होगा, आप ये बराबर देखो ऊपर V1 है तो V1 की जगह C बटा μ1 और इंटू क्या होगा μ2 बटा C, मतलब भाग देना है इसका तो उल्टा लिख दिया इसको। अब देखो C से C तो कट गया, तो क्या बचा भैया, यहाँ पर बचा आपके साइन I बटे साइन R बराबर ये हुआ μ2 बटा μ1। याद करो ये कौन सा नियम है, ये स्नेल का नियम है कि नहीं, इसे अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। तो यहाँ पास में लिख देना स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम है ना। अब इसके नीचे लिख देना, ये उतारने के बाद वीडियो को पॉज करके उतार लो और इसके नीचे लिखो, अब इसके नीचे वाला लाइन में लिखो, इसके अंदर लिखो उपरोक्त, इसके आगे लिखो उपरोक्त समीकरण, लिखो उपरोक्त समीकरण अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम है, उपरोक्त समीकरण अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम है, लिखो स्नेल का नियम है। अब इसके नीचे वाला लाइन में लिखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में स्थित है, तीनों एक ही तल में स्थित है, एक ही तल में स्थित है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। अब इसके नीचे वाला लाइन में फिर लिखो अतः हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती है या की जा सकती है, ऐसे लिख देना। लिखो अतः हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। क्या ये चीज होगी, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती है। अब ये लिख देना इसके नीचे, ये टॉपिक खत्म। अब देखो अपवर्तन क्या हमारे टॉपिक हटा दिया था। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी, स्नेल का नियम याद रखना, आप ये याद कर लेना। कैसे कैसे याद करोगे कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, साइन को ज्या बोलते हैं, का अनुपात हमेशा नियत रहता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। चाहो तो ऊपर कहीं कथन लिख लेना है, किताब में देख लेना। अब देखो स्नेल का नियम टॉपिक है 11वें चैप्टर का, लेकिन इसने यहाँ पर प्रूव करवाया तो हो सकता है 1 नंबर का पूछ ले, है ना, तो इसके चांसेस बनते हैं यहाँ पर। तो स्नेल का नियम पीछे 11वें चैप्टर से एक लाइन में किताब से देख लेना, यही है बस। और न्यूमेरिकल तो हो जाएंगे, सारा कुछ करा दिए मैंने, बता दिया इसका, है ना। तो ये था भाई हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, है ना। तो ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लगभग कंप्लीट हो गया। अभी अब आगे यंग पढ़ेंगे और ये फ्रेनेल फ्रान अपर वगैरह या इस प्रकार के पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत है, बाकी काम कल की क्लास में पढ़ेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले और आराम से बैठ के घर पे पढ़ाई करें।